शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी तक शिवाजी शक्ति उनका प्रभाव क्षेत्र अत्यधिक विकसित हो चला था। अतः 15 जून 1674 ईस्वी में उन्होंने बनारस के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के हाथों अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की तथा भगवा ध्वज उनका झंडा बना और किसको राजधानी बनाया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के राज्याभिषेक को 17वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना गया है। इससे न केवल मराठा नेताओं के ऊपर शिवाजी का वर्चस्व कायम बल्कि उनका शासक के रूप में उच्च पद प्राप्त हुआ। उन्होंने मुगलों के विरोध में हिंदू राजतंत्र की खुलकर घोषणा की। समारोह से पहले शिवाजी ने कई महीने तक मंदिरों में पूजा की, जिसमें चिपलून में परशुराम मंदिर, प्रतापगढ़ में भवानी मंदिर शामिल है। अब शिवाजी एक जागीरदार अथवा लुटेरा मात्र नहीं थे बल्कि मराठा राज्य के संस्थापक बन गए थे। और परंतु इस प्रसन्नता के 12 दिन पश्चात ही शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। इसके कारण कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से भी करवाया। राज्याभिषेक की धूमधाम से शिवाजी का खजाना लगभग खाली हो गया था, अतः उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो शिवाजी का क्या वो एक लुटेरे के रूप में माने जाते थे, लेकिन इसके बाद वो एक मराठा राज्य के संस्थापक बन गए। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया और राज्याभिषेक के धूमधाम मनाए जाने से उनका खजाना खाली हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने मुगल सूबेदार बहादुर खां के पर आक्रमण किया और वहाँ से मुगल खजाने को लूट लिया। और वहाँ से क्या लिया उन्होंने, 1 करोड़ रुपया और 200 अच्छे घोड़े प्राप्त किए। फिर उसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के खानदेश और बगलाना के प्रदेशों को लूटने में सफलता प्राप्त की। शासक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था उनका, कर्नाटक में अपनी शक्ति का विस्तार करता। उन्होंने बीजापुर के गोलकुंडा से संधि 1677 ईस्वी में कर ली। बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को अबुल हसन कुतुब शाह शिवाजी ने आपस में बांट लेने का फैसला किया। अबुल हसन ने शिवाजी को 1 लाख खून प्रतिवर्ष कर देना, मराठा प्रतिनिधि को अपने दरबार में अपनी सैनिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। इस संधि से शिवाजी की शक्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्राय 1 वर्ष के समय में ही शिवाजी ने बीजापुर से जिंजी वेल्लोर पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त तुंगभद्रा से कावेरी नदी के बीच का इलाका भी उन्होंने जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें संधि के अनुसार गोलकुंडा का कोई हिस्सा नहीं दिया। पुनः बीजापुर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति सिद्धियों से भी हुआ। इसी उद्देश्य से शिवाजी ने एक नौसेना का निर्माण किया। कई वर्षों तक युद्ध करने के बाद शिवाजी ने कोंकण प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु जंजीरा टापू को जीतने में कामयाब नहीं हो सके। शिवाजी के अंतिम दिन और मृत्यु। तो शिवाजी के अंतिम दिनों में पारिवारिक चिंताओं से परेशान थे। उनका बड़ा पुत्र संभाजी योग्य साबित नहीं हुआ। शिवाजी ने उनके दुराचार पर उसे उपदेश और चेतावनी भी दी, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। तो शिवाजी ने 1678 में उसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया, परंतु दिसंबर 1678 ईस्वी की रात को अपनी पत्नी सहित पन्हाला से भागकर मुगल सूबेदार दिलेर खां के पास चला गया। यद्यपि 1 वर्ष पश्चात वह वापस पन्हाला लौट आया, परंतु चाल चलन में कोई सुधार नहीं हुआ। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम अभी 10 वर्ष का बच्चा था। शिवाजी 2 अप्रैल 1680 को बीमार पड़े और 13 अप्रैल 1680 की उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी का शासन प्रबंध। तो ये शिवाजी का आप ये देख रहे हैं, बुरान, चंदूर, औरंगाबाद, किरकी, पूना, सतारा, कोल्हापुर, बीजापुर, वेलसरी, वेंगी, ये शिवाजी का राज्य है। जो ये लाइनें दिख रही हैं आपको, ये पूरे शिवाजी के बेंगलोर, वेलसरी, कुरवार, तंजौर, कल्याण, चंदूर, ये सब शिवाजी के राज्य हैं। शिवाजी का शासन प्रबंध क्या रहा, केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन में राजा प्रमुख होता था। मध्य युग के शासकों की भांति शिवाजी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक थे। राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ उनके हाथों में केंद्रित थी। उनके अधिकार असीमित थे। वहीं राज्य के प्रशासकीय प्रधान, मुख्य न्यायाधीश, कानून निर्माता, सेनापति थे। परंतु शिवाजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग निरंकुश तानाशाही के लिए नहीं किया बल्कि जनहितार्थ किया। इतिहासकार रानाडा के शब्दों में शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता, असैनिक प्रशासन के निर्माण करता थे। अष्टप्रधान। प्रशासन में सहायता देने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जो अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। इनका कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना, आवश्यकता से राजा को परामर्श देना। इन मंत्रियों की स्थिति मंत्री परिषद से भिन्न थी। ये सामूहिक तौर पर कार्य नहीं करते बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने अपने विभाग का कार्य देखते थे। शिवाजी इनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं थे।
इन 8 मंत्रियों को पेशवा की स्थिति श्रेष्ठ थी व राज्य का अधिक विश्वास पात्र था। यह प्रधान निम्नलिखित है: पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश। मुख्य प्रधान भी कहा जाता है। इसका कार्य संपूर्ण शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना, राज्य के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, प्रजा हित के लिए प्रयत्न करना, सभी संस्थाओं में राजा के उसकी नोट लगाए जाते थे। मतलब पेशवा जिसे प्रधान होता था, संपूर्ण शासन कार्य की देखभाल करता था, राजा की अनुपस्थिति में कार्यों की देखभाल करता था, राज्य के अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था और प्रजा हित के लिए कार्य करता था और सभी सरकारी दस्तावेजों में राजा के साथ उसकी मुहर भी लगाई जाती थी। अमात्य, राज्य की आय और व्यय की देखभाल कर राजा को उससे अवगत कराना इसका कार्य था। मंत्री अथवा वाक्यानुसार, राजा की सुरक्षा में व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गुप्तचर था सूचना विभाग के कार्य देखना इसका प्रमुख कार्य था। सचिव अथवा सूरनवीस, राजकीय पत्रों की भाषा शैली को ठीक करना, प्रगणों की आय व्यय की देखभाल करना इसका कार्य था। सुमंत अथवा दबीर, इसकी स्थिति विदेश मंत्री के समान थी, दूसरे राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में इसी का कार्य था। संधि युद्ध के मामलों में राजा को सलाह दिया करता था। सेनापति अथवा सर-ए-नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, अनुशासन, युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती, शस्त्रों रसद की व्यवस्था आदि इसका कार्य था। पंडित राव अथवा सदर महोत्सव, धार्मिक कृत्यों की तिथियां तय करना, पापाचार, धर्मभ्रष्टा के लिए दंड देना, ब्राह्मणों को दान बंटवाना, धर्म जाति संबंधी झगड़ों को निपटाना, प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना इसका प्रमुख कार्य था। न्यायाधीश, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सैनिक व असैनिक न्याय करना, भूमि अधिकार था, गाँव की मुखियागिरी आदि निर्णयों पर अमल करना इसका काम था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को समय समय पर फौज का नेता बनकर लड़ाई में जाना पड़ता था। तमाम राज के पत्रों, फरमानों, संधि पत्र पहले राजा की फिर पेशवा की मोहर लगती थी। सबसे नीचे अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, इन चारों के हस्ताक्षर होते थे। प्रांतीय शासन, शिवाजी का प्रांत 4 भागों में बटा हुआ था: उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत, सुदूर प्रांत। तो उत्तरी प्रांत में कौन कौन से आते थे? डांग, बगलाना, कोली प्रदेश, दक्षिण सूरत, कोंकण, उत्तरी मुंबई, पूना, दक्षिण का पठार। यह मोरो त्रिम्बिक पिंगले के अधिकार में आता था। दूसरा दक्षिणी प्रांत, तो इसमें कौन कौन से? बम्बई का कोंकणी प्रदेश, सावंतवाड़ी, उत्तरी कर्नाटक का समुद्री तट। यह प्रांत अन्नाजी दत्ते के शासन में था। दक्षिणी पूर्वी प्रांत, इस प्रांत में दक्षिण पठार के सतारा, कोल्हापुर जिले, कर्नाटक में तुंगभद्रा के पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़, कोप्पल जिले शामिल थे और ये किसके अधिकार में थे? दत्तोजी पंत के अधिकार में थे। सुदूर दक्षिणी प्रांत, इस प्रांतीय भाग में हाल के जीते हुए प्रदेश तुंगभद्रा के दूसरे कोप्पल से वेल्लूर, जिंजी अर्थात वर्तमान मैसूर राज्य, उत्तरी मध्यवर्ती पूर्वी भाग, चित्तौड़, अर्काट सम्मिलित थे और इसे हम अव्यवस्थित प्रांत भी कह सकते हैं। स्थानीय शासन, प्रांतों को कई परगनों और मौजों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक परगना एक फौजी अधिकारी के अधीन था। संभवतः प्रत्येक मौजा एक मुखिया के अधीन रहता था। सैन्य शासन व्यवस्था, शिवाजी की सेना के मुख्य भाग घुड़सवार पैदल थे। उसकी मृत्यु के समय उसकी सेना 35,000 पागा शाही घुड़सवार, 60,000 सिलदार घुड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक थे। उसकी सेना में संभवतः 300 हाथी भी थे। उनके पास एक छोटा तोपखाना भी था। शिवाजी ने एक सामुद्रिक बेड़े का भी निर्माण किया जिसका केंद्र कोलाबा में था। संपूर्ण सेना का प्रधान सर-ए-नौबत कहलाता था। शिवाजी ने अपनी सेना में हिंदू मुसलमान दोनों को बिना भेदभाव के स्थान दिया। उन्हें नियमित नगद वेतन मिलता था। वीरता दिखाने पर इनाम दिया जाता था। स्त्रियां, दासियों, नर्तकियों को सेना के साथ ले जाने में पूर्ण मनाही थी। सेना में नियमों का पूर्णतः पालन किया जाता था। शिवाजी की सैनिक व्यवस्था में किलों का अपना एक स्थान था। शिवाजी के राज्य में 250 किले थे जो उसको सुरक्षा आक्रमणकारी से रक्षा के प्रमुख आधार थे। अर्थव्यवस्था और लगान, तो सेना की तरह शिवाजी ने भूमिगत व्यवस्था क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल ब्यौरेवार रखा जाता था। प्रत्येक बीघे की उपज का अनुमान लगाया जाता था। उपज का 2/5 भाग राज्य को दिया जाता था। किसानों को बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी जिसका मूल्य सरकार कुछ किस्तों में वसूल कर देती थी। भूमि कर नगद अथवा जिन्स के रूप में वसूला जाता था। शिवाजी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी जिसमें राज्य के किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया रखा था। शिवाजी नहीं चाहते थे कि जमींदार, देशमुख, देसाई, किसान हस्तक्षेप करें। शिवाजी नहीं चाहते थे कि जमींदार हर संभव वे लगान अधिकारियों को जागीर के बदले नगद वेतन नहीं दिया करते थे। वे कभी जागीर भी देते थे तो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि जागीरदार अपनी जागीर में कोई राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित न करे। शिवाजी के आय का प्रमुख साधन
था। ये पड़ोसी राज्य की आय का चौथा भाग होता था, जिसे वसूल करने के लिए शिवाजी उन पर आक्रमण करते थे। चौथ हर साल वसूल करते। शिवाजी का आय का दूसरा मुख्य साधन सरदेशमुखी था। ये राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। जैसे चौथ और सरदेशमुखी, जैसे सरदेशमुखी राज्यों की आय का 10वां भाग और चौथ राज्य की आय का चौथा भाग जो आक्रमण करके उनसे वसूला जाता था। और प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल ब्यौरा रखा जाता था और प्रत्येक बीघे की उपज का अनुमान लगाया जाता था और उपज का 2 भाग राज्य को दिया जाता था। किसानों को बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी, जिसका मूल्य सरकार कुछ किस्तों में वसूल कर देती थी। और शिवाजी ने लगान की व्यवस्था के साथ रेतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें राज्य के किसानों से सीधा संपर्क स्थापित कर रखा था। शिवाजी ने जमींदारों को कोई अधिकार नहीं दे रखा था कि वो किसानों में हस्तक्षेप करें। यदि किसी को जागीर भी दे दी जाती थी तो ध्यान रखते थे कि उन राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित न करें। न्याय व्यवस्था, शिवाजी ने निष्पक्ष न्याय के संपादन पर भी बल दिया था। गाँवों में न्याय का कार्य पंचायतें करती थी। पटेल नामक पदाधिकारी फौजदारी मुकदमे सुनते थे। उस समय नियम न निश्चित न थे न लिखित थे, अतः न्याय स्मृतियों के आधार पर किया जाता था। अंतिम न्यायाधीश शिवाजी स्वयं होते थे। इस प्रकार शिवाजी का शासन प्रबंध बहुत व्यवस्थित और श्रेष्ठ था। इतिहासकार स्मिथ शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सभी को उन्नति का अवसर दिया। शिवाजी का चरित्र एवं मूल्यांकन, बहुमुखी व्यक्तित्व था। वह एक अच्छे पुत्र, वफादार मित्र, पत्नी प्रिय पिता थे। अपनी माता का अत्यधिक सम्मान करते थे। उनकी चरित्र विकास में उनका माता का बहुत बड़ा हाथ रहा। दयालुता, सहिष्णुता, सद्व्यवहार, साहस, शौर्य, इन सभी गुण उनमें विद्यमान थे। धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति थी। शिवाजी की धार्मिक प्रवृत्ति एक पहाड़ी झरने की तरह स्वच्छ अविरल गति से बहने वाली थी, जिस धर्मांता की कोई गंदगी नहीं थी। सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे और सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ धर्म उनके प्रेरणा के स्रोत थे। और महाराष्ट्र के तत्कालीन धार्मिक आंदोलन संतों से वह प्रभावित हुए थे। शिवाजी एक सुसंस्कृत हिंदू थे। हिंदू धर्म की उदारता की भावना को उन्होंने ठीक प्रकार से समझा। अपने व्यवहार नीति में उन्होंने इसका प्रयोग किया। उनके आध्यात्मिक धार्मिक गुरु रामदास थे। उनका उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। शिवाजी ने हिंदू और ब्राह्मण गोरक्षा की दुआई देते हुए अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया। वह दुर्गा भवानी के पूजक थे। उन्होंने किसी धर्म में पैगंबर देवता का कभी अपमान नहीं किया। कुशल और साहसी सैनिक भी थे। एक कुशल और साहसी सैनिक थे। योग्य सेनापति थे। हिंदू राज्य के संस्थापक भी थे। महान शासक प्रबंधक भी थे और राष्ट्र निर्माता भी थे। तो शिवाजी का नवीनतम कार्य हिंदू मराठा राष्ट्र का निर्माण करना था। उनकी महानतम देन उनको स्वतंत्रता की भावना प्रदान करना था। गुलाम रहकर बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा को स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे। अपने कार्यों को बिना विशेष सहायता के आरंभ किया। अनुभव करके बढ़ती मुस्लिम शक्ति को विरोधी मराठों के एकता के बिना संभव नहीं था। उन्होंने मराठों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने रघुनाथ बल्लाल, समरजी, तानाजी मालसुरे, संताजी घोरपड़े, खांडेराव दावत जैसे योग्य मराठा सरदारों का सहयोग मिला। इस तरह से ये शिवाजी का युग रहा है, जो बहुत ही अच्छा माना